अभी आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है उसमें यह जरूरी नहीं कि क्या क्या करना है, उसमें उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या छोड़ना है। बिकॉज अभी आपके पास में प्री बोर्ड आएंगी, फलाने एग्जाम आएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे और उन सब में आप इतने इंटिमिडेट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इस मोमेंट पे यह पता होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी चीजें इग्नोर करनी है और कौन से चैप्टर्स ऐसे। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज बताऊंगा कि अगर आपके पास में टाइम की कमी है या फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसका आरओआई सबसे कम है, तो हमको अभी स्मार्टली कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है। टॉपर आप ऐसे नहीं बनोगे कि बस गधों की तरह पूरा सिलेबस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। टॉपर आप ऐसे बनोगे कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो कि कितनी कम मेहनत करने पे आपके कितने ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं और कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी एक चैप्टर के पीछे 3-4 दिन तक लगा हुआ हूं और उसके पीछे मेरा एक भी उसके पीछे जो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हो हार्डली 3-4 मार्क्स हैं और उन्हीं 3-4 दिनों में मैं कुछ और ऐसी चीज कर सकता था जिससे मेरे 20 मार्क्स बढ़ जाएं, 30 मार्क्स बढ़ जाएं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली ये चीज बताने वाला हूं और ये वीडियो हर एक क्लास 10 के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि किन चीजों से आपका रिटर्न बनेगा और किन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हमको उन चीजों में नहीं लगना जिससे आपके मार्क्स कम होने वाले हैं। As always, welcome to the classiest channel of class 10th on YouTube। और आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें करने वाला डिस्कस। उसके पहले आप अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। इस वीडियो का मोटिव आपको डिमोटिवेट करना नहीं कि ये चैप्टर छोड़ दो, आपको स्मार्टली बताना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में कम दिन बचे हैं, प्री बोर्ड्स आने वाली है, तो अगर बहुत कम टाइम है तो कौन से चैप्टर छोड़ना है, बहुत ही कम टाइम है तो कौन से चैप्टर छोड़ना है, ताकि आप ये मेक श्योर कर पाओ। बताओ होता क्या है पता है कि आप एक चैप्टर के पीछे लगे रहते हो बट एट द एंड पता चलता है कि वो एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तो हमको कौन सी चीजें, कौन से टॉपिक्स और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आज से आगे नहीं करनी, सिर्फ चैप्टर से नहीं बाकी सारी गलतियां भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो भैया हमको कौन सी गधेपंती अवॉइड करनी है, हिस्ट्री की डेट्स के पीछे पड़े रहते। भैया हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती है। मैं कहता हूं कि अगर आप सारी डेट्स मिला लो और अगर आप ये सोचो कि ये डेट्स को याद करने में आपका एफर्ट कितना जा रहा है और वर्सेस उसके मार्क्स एग्जाम में कितने आने वाले हैं, तो 2-3 मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो आप डेट्स के पीछे रो रहे हो ना वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर एमसीक्यू में पूछ लिया, मान लो 2 एमसीक्यू में पूछ लिया, आपको 2 के 2 में नहीं आई, 2 मार्क्स कट गए। किसी 5 मार्क्स के आंसर में आपने डेट नहीं लिखी, वहां पर आपका आधा मार्क्स कट गया। तो कुल मिला के वो 3-4 मार्क्स के पीछे आप इतना अपने दिमाग को खपाओ मत। अगर आपकी डेट याद, बेसिक डेट्स अगर आपको याद है, इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी डेट्स याद है, तो 5 मार्क्स में तो आप वो चेप दोगे। कुछ अगर स्पेसिफिक डेट अगर आपको याद नहीं भी होती है तो अब हमारे पास में वो टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल खड़े खड़े वो डेट के पीछे ही पड़ जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी लाइन पे हैं। दूसरा, लेस आरओआई टॉपिक्स इन मैथ्स, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, आप टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न कम मिल रहा है, वो मैं बताऊंगा कौन से। ज्योग्राफी की लोकेशन याद नहीं होती भैया, हम उसके पीछे ही पड़े हुए हैं कि हमको एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर फलानी लोकेशन याद नहीं हो। अरे छोड़ दो, क्या आएगा एग्रीकल्चर चैप्टर में से, मान लो पूरा चैप्टर है, अगर वो आना होगा तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा, आधा मान लो, तो आपका जो भी वाला पार्ट है जिसमें कौन सा क्रॉप कहां पर उगता है वो आधे मार्क्स यानी कि 3-4 मार्क्स का आ सकता है। अब मान लो 3 मार्क्स आपने सैक्रिफाइस कर भी दिए, उसके अगेंस्ट में आप कितना कुछ कर सकते हो। तो पॉइंट आपको यह बताना है कि लेस आरओआई वाली चीजों को छोड़ना है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टेबल आपकी होती है ना, आपने साइंस पढ़ी, साइंस के अंदर आपकी कोई भी टेबल दिखी है, वो टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल एब्रिविएशन की टेबल है या फिर रिएक्शंस की टेबल है, वो जो टेबल्स होंगी उनमें से जो इजीली होती है वो कर लो, बाकी चीजों को हम स्किप करते हैं। देखो बताता हूं एक एक करके कौन सी चीजें करनी है। सबसे पहले आपको भी करना क्या है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, नोट्स को रिवाइज करना है और एनसीईआरटी में भी पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। छोटे चैप्टर तो पूरा रीड कर लो, बट बाकी जो आपने जितना भी अंडरलाइन किया है सिर्फ वो करना। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। ये नहीं करना कि भैया बिना सैंपल पर सॉल्व करे चले गए। अब उसके लिए आपके पास में सबसे अच्छा उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय है आपके पास में ये, ठीक है, ये फाइनल असल बुक है, ऑलरेडी आ चुकी है, Amazon पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। या फिर अगर आप लोग विजय बैच के अंदर एनरोल्ड हो तो विजय बैच के अंदर वो सारी चीजें हो रही हैं। अगर ये दोनों चीजें आपके पास में नहीं है, देखो फाइनल असल तो बुक मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस भी है, सैंपल पेपर भी है, बोर्ड वाली फील के जो ओएमआर शीट होती है वो सब कुछ है इसके अंदर, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं लेना, आपके पास में ऑलरेडी कोई सैंपल पेपर है, तो एक सैंपल पेपर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सैंपल पेपर उठा के आज कर लो, उससे आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप स्टैंड कहां करते हो। अब कौन सी चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है भैया। कोई भी रेफरेंस बुक लगाना बंद कर दो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल लगाना बंद कर दो। अब क्वेश्चन बैंक जो मोटी मोटी है वो लगाना बंद कर दो। इस टाइप के अगर कुछ है जिसमें आपके सिर्फ कंसाइज क्वेश्चन है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है तो ये चीज कर लो। अदरवाइज बड़ी जो क्वेश्चन बैंक जो आपने साल के शुरुआत में खरीदी थी वो मत करना। लॉन्ग लेक्चर्स मत देखो। अब देखो कोचिंग का मटेरियल है, स्कूल का मटेरियल, इसके बीच में हमारे रायता हो गया, हमारी खिचड़ी बन चुकी है, हम करें कि तो करें क्या। तो ये कोचिंग और स्कूल के मटेरियल में दिमाग लगाना बंद कर दो, किसी एक पे स्टिक्ड रहो, ठीक है। कोई एक नाराज होगा, होने तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं बोलूंगा कि स्कूल पे स्टिक्ड रहो, क्योंकि आपको स्कूल के टीचर्स को अच्छे से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं थोड़े उसके ऊपर डिपेंडेंट। और अगला है टॉपर्स की ट्रिक्स। भैया टॉपर की जो ट्रिक होती है, टॉपर की ट्रिक
आप अगर आप फॉलो करने आते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि टॉपर ने एक तरीके से अपनी पढ़ाई की है साल भर में, और वो लास्ट के कुछ दिनों में अपनी ट्रिक्स लगाएगा तो उससे उसका फायदा हो सकता है, बट वो ट्रिक से आपका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पिछले साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम तो वहीं खड़े हैं भैया, ठीक है। फ्रेंड्स एडवाइस, कोई भी अदर मटेरियल, इन सब के चक्करों में मत पढ़ो, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं भैया साइंस में, कि साइंस में हमको कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से मॉडरेट है, कौन से डिफिकल्ट है और कौन से छोड़ने हैं। तो अगर आप साइंस पढ़ने जाते हो तो लॉजिकली देखो, आपका जो केमिस्ट्री है पूरा वो 25 मार्क्स का आएगा, आपका बायोलॉजी 25 मार्क्स का आएगा, और आपका जो नेचुरल फिनोमेना यानी कि लाइट वाला जो चैप्टर, लाइट वाले जो दोनों यूनिट्स है वो 12 मार्क्स के आएंगे, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 का आएगा और नेचुरल रिसोर्सेज 5 का आएगा। प्रायोरिटी क्या रखनी है कि ये जो और एनवायरमेंट है सबसे आसान चैप्टर है और आपको पूरे 5 मार्क्स सिक्योर करके दे रहा है। आप इमेजिन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट की बात करोगे, इतना भयानक चैप्टर है ना, सॉरी लाइट तो खैर कंपैरेटिवली इजी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी इतना भयानक चैप्टर, उसमें बहुत सारी चीजें, वो आपको 7-8 मार्क्स लाके देता है, और उससे बहुत कम 1/10 मेहनत पे आप पूरे 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऐसे मार्क्स चुराना है हमें, हमको कोई मार्क्स फ्री में नहीं देके आएगा, हमको चुराने पड़ेंगे मार्क्स। तो यहां से सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हम ये वाले चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद में क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स को छोड़ दो तो बाकी तीनों चीजें इजी है। तो ये 25 मार्क्स में से मैं अगर मान के चलता हूं कि 5 से 7 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा, है ना, क्योंकि चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट कोई नहीं देता सीबीएसई के अंदर, तो सीबीएसई जो ब्लूप्रिंट देता है वो यूनिट वाइज देता है। तो एवरेज 5 से 7 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा, है ना, 7 4 28 होता है, 5 4 20 होता है, तो 5 से 7-8 मार्क्स के बीच में एक चैप्टर आएगा। अगर आप कार्बन पूरा भी छोड़ देते हो तो आपके 5-6 मार्क्स सैक्रिफाइस हुए, बट उस कार्बन को आप नहीं कर रहे हो, उस चक्कर में आप क्या कर सकते हो कि इन तीनों चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि इनके मार्क्स सिक्योर हो ही जाए, क्योंकि कार्बन है थोड़ा लॉजिकल चैप्टर और है डिफिकल्ट, थोड़ा लेंदी है। फिर बायोलॉजी तो भैया अपने आप में पूरा ही बहुत ईजी है, इसमें अगर आप छोड़ना चाहो तो ये 2 चैप्टर छोड़ सकते हो, वरना रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेसेस दोनों सिंपल है। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट इस यूनिट में जो 13 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ये भी थोड़े डिफिकल्ट तरीके से मिलेंगे, तो इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि आप ये दोनों चैप्टर कर लो, लाइट और ह्यूमन आई, ये आसानी से आपके 12 मार्क्स लाके दे देंगे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आरओआई किस में मिल रहा है, सबसे ज्यादा आरओआई मिल रहा है इसमें, सेकंड नंबर पे मिल रहा है इसमें, थर्ड नंबर पे मिल रहा है हमको आरओआई इसमें, फोर्थ नंबर पे आरओआई मिल रहा है इसमें, एक्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि भैया वो ना कार्बन के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, अरे कार्बन करने में अगर आप 2 दिन लगाओगे, उस 2 दिनों में आप इमेजिन करो कि आप ये 3 चैप्टर पूरे पक्के कर सकते हो, प्लस एक और एनवायरमेंट पूरा पक्का कर सकते हो। तो हमको मार्क्स पक्के करना है, हमको ये नहीं कि सिलेबस है कितने मार्क्स का वो चैप्टर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम से निकल के कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके कार्बन में कितने मार्क्स आए, सब आपसे पूछेंगे कि आपके साइंस में कितने मार्क्स आए। सेकेंडली अब आते भैया, अब ये देखो पूरा यूनिट वाइज दे रखा है पर लेटेस्ट पैटर्न में से। तो लास्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, इसका मतलब कि अगर आपके पास में बहुत कम टाइम है और आप आपको एक चैप्टर छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के चले जाओ। अगर ऐसा है कि और कम टाइम है और 2 चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे, तो आप ये दोनों चैप्टर छोड़ दो। और बहुत ही कम टाइम है और आपके 3 चैप्टर छूट रहे होंगे, तो आप ये तीनों चैप्टर छोड़ दो। और बहुत ही कम टाइम है और आपको 4 चैप्टर छोड़ने, तो आप ये 4 चैप्टर छोड़ दो। 4 चैप्टर से ज्यादा तो नहीं छोड़ोगे ऑब्वियसली, ठीक है। आपके पासिंग मार्क्स तो इजीली सिक्योर हो जाएंगे, जो मैंने चैप्टर जो स्ट्रैटेजी बताई उससे। अब सोशल साइंस पे आते हैं भैया, हिस्ट्री जो है 20 मार्क्स का आएगा, सारी यूनिट्स बराबर से 20-20 मार्क्स ही आएंगे। अब इसमें क्या करते हैं भैया, अपन हिस्ट्री के नाम पे रोते रहते हैं कि हिस्ट्री में भैया इतना कुछ है, ये है वो है। मैं कह रहा हूं कि जितनी देर आपकी हिस्ट्री में ये एक चैप्टर करने में लगेगी ना, उतनी देर में आप पूरी इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ये 20 मार्क्स सबसे पहली प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स करना, फिर दूसरी प्रायोरिटी है सिविक्स करना, फिर तीसरी प्रायोरिटी है ज्योग्राफी करना, और फिर लास्ट प्रायोरिटी क्या, आप हिस्ट्री करो। और हिस्ट्री में भी अगर आपको ये चैप्टर में दिक्कत आ रही तो छोड़ दो, एक्सेप्ट फॉर यूनिफिकेशन, क्योंकि यूनिफिकेशन पक्का आता है एग्जाम में। तो यूनिफिकेशन वाला टॉपिक को हटा के, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये छोड़ दो, तो आप इस चैप्टर को छोड़ दो अगर टाइम बहुत कम है तो। फिर नेशनलिज्म इन इंडिया कंपैरेटिवली आसान, अगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसान है, पूरी फील के साथ पढ़ाया हुआ है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड बहुत ही आसान है, क्योंकि चैप्टर पूरा ही डिलीटेड है, कुछ छोटा सा ही पार्ट आ रहा है इसमें, 1.3 यूनिट तक ही आ रहा है। और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वैसे भी नहीं आ रहा। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब पक्का 100% ये क्वेश्चन आएगा। इसमें जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें से आएंगे ही आएंगे 100%, यानी कि आपके किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। अब ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर मिनरल्स एंड एनर्जी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको याद रखनी पड़ती है, तो आप इसको एक बार को इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये इजी है, ये तो बहुत ईजी है। वाटर रिसोर्स के अंदर बहुत ईजी है। एग्रीकल्चर के अंदर अब क्या होता है, हम रोते रहते हैं कि भैया सॉइल इतना सारा है, इसके अंदर इतने सारे टाइप के सॉइल्स है। अरे ठीक है वो, बट क्या आपने बाकी चीज कंप्लीट कर ली? अगर आप सोचो कि भैया मैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स करने से पहले ये कर लेता हूं, अरे जिसमें ज्यादा मार्क्स जल्दी सिक्योर हो रहे हैं, अब आपको वो करना है। आपको ये नहीं करना, वो टाइम खत्म हो चुका है कि मैं डिफिकल्ट वाली चीजें पहले करूंगा, अब आसान वाली चीजें पहले करनी है। इकोनॉमिक्स तो पूरा ही बहुत ईजी है। सिविक्स के अंदर भी अगर आप देखो तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, बाकी सारे चैप्टर्स ईजी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके काम नहीं आने वाला है। नेक्स्ट
तो इसके अंदर हमारी लास्ट प्रायोरिटी क्या क्या है भैया? लास्ट प्रायोरिटी की भैया अगर एक चैप्टर छोड़ सकते हो तो ये चैप्टर छोड़ो, एक्सेप्ट यूनिफिकेशंस, फिर भी एक बार रीड जरूर कर लें कि आप कुछ तो लिख पाओ उसमें, कुछ तो लिख पाओ, क्योंकि वो तो आना ही आना है। दूसरा मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज, तीसरा अगर छोड़ना एग्रीकल्चर, और अगर 4 चैप्टर छोड़ना है तो प्रिंट भी छोड़ सकते हो। अब मैथ्स पे आते हैं भैया। मैथ्स की कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मैथ्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे आज तक रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? आपका ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का? लॉजिकली देखो, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी यूनिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की पूरी यूनिट की बात करूं तो 12 मार्क्स की यूनिट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका 6 से 8 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा, 6 से 8 मार्क्स का ये आएगा, और 6 से 8 मार्क्स का आपका वो सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद, ठीक है। तो ये आएगा। अब हम क्या रोते हैं, मैं बताता हूं। नंबर सिस्टम इतना आसान चैप्टर है, 6 मार्क्स लाके देगा, तो जितने मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री लाके दे रहा है उतने ही मार्क्स रियल नंबर्स लाके दे रहा है, तो वो पहले कर लें, ठीक है। फिर 6 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए। अलजेब्रा पूरा इजी है एक्सेप्ट फॉर एपी, बाकी तीनों चैप्टर्स बहुत इजी हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 12 से 13 मार्क्स यहां से फ्री के सिक्योर हो गए। फिर उसके बाद में इधर आओ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वेरी वेरी इजी है, तो 6 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए। तो भैया अगर आप देखो तो 6 और 12 यानी कि 18 मार्क्स, और 6 यानी कि 24 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली आपके 24-25 मार्क्स बन गए, यानी कि आप पासिंग मार्क्स पे तो ऑलरेडी आ चुके हो। अब जो आ रहा है वो धीरे धीरे कर, मतलब स्ट्रैटेजी, पास नहीं होना, ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स लाने, ठीक है। अब ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है। इसके अंदर भैया ट्रायंगल्स बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दो, मतलब छोड़ दो एज इन कि इसको अपनी प्रायोरिटी मत बना के रखो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब ये यहां पर आएगा सम बेसिक एप्लीकेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम पहले देख चुके हैं। मेंसुरेशन के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर इजी है बट बहुत लेंदी है। टाइम अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब तो आप बिल्कुल कर लो इसको, और नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा लेंदी चैप्टर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो अगेन मेरा पॉइंट इस वीडियो को बता के आपको यह बताना है कि आपके वो कौन से 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट में आप एक पूरी यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। मतलब कि एक तो ये कि भैया मेरे पास में पढ़ने के लिए 2 दिन है, तो या तो मैं उसमें एक चैप्टर करूं जिससे मेरे 5 मार्क्स सिक्योर हो, या मैं पूरी एक यूनिट कर लूं जिससे मेरे 20 मार्क्स सिक्योर हो, ठीक है। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी अपने आप में इतना आसान है, 11 मार्क्स की यूनिट है। अब आप सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री के पीछे रो रहे हो, अरे भाई इसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो ना। जो चैप्टर आपको, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको हटाओ, और उसके अगेंस्ट में आप देखो आप कितनी चीजें परफेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको 100 में से 100 मिले पूरे। हमारी प्रायोरिटी जब भी हम प्री बोर्ड देने जाएंगे ना, ध्यान से सुनना, ये नहीं है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये है कि जितना सिलेबस हमने कर लिया है उतने में से हमको सब कुछ आए, ये हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। चलो ये बात आगे समझ में। तो इसमें लास्ट प्रायोरिटी होगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, सम बेसिक एप्लीकेशंस और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, ठीक है। और इसी के साथ में लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि दम लगा दो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आई नो कि मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की, बट उसका रीजन ये है कि आप, हमारे पास में टाइम बहुत कम है, और इस टाइम में हमको ये मेक श्योर करना है, जैसे प्री बोर्ड्स, पर्टिकुलरली प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, प्री बोर्ड्स हमारे लिए प्रैक्टिस है। अगर आप 50 मार्क्स का सिलेबस यानी कि 50 मार्क्स की यूनिट्स करके जाते हो, तो आप अपने आप को उन 50 में से ही इवैल्यूएट करो। आप ये मत सोचो कि मेरा पूरा रिजल्ट कितना है, 80 में से कितना है, नहीं, हम फिर ये सोचेंगे 50 में से कितना है। मान लो आपने 2 यूनिट छोड़ दिया, आपने पढ़ा ही नहीं उन यूनिट्स को, तो उनके जितने मार्क्स हैं वो भी आप माइनस कर दो। आप टोटल 80 में से मत कैलकुलेट करो फिर अपने मार्क्स, आप कैलकुलेट करो 60 में से, 65 में से, और तब निकालो कि आपका परसेंटेज कितना आ रहा है। प्री बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फाइनल मार्क्स में, फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप प्री बोर्ड्स को स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज करोगे तो वो काम किए, वरना वो फालतू के एक रगड़ने वाले एग्जाम है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, ये भी डाल दूंगा, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो सब डाल दूंगा। और मैं चीजें लाता हूं सिर्फ सेंसिबल, ये नहीं कि भैया वही स्ट्रैटेजी है, वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, वो जब ठीक है, जब अपनी जगह होती है, सब अपनी जगह हो जाती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल कंपल्सरीली, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इंपॉर्टेंट और एक्चुअली सेंसिबल चीजें आती हैं। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। दिस इज द क्लासियस चैनल फॉर क्लास 10th ऑन यूट्यूब। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, लव यू। और लास्ट में एक चीज बोलता हूं, लगा दो दम, क्योंकि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे।